नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एग्जाम को। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पिछले 6 माह का महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 पर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो वो 100 पर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो 100 पर को इस वीडियो में रखें फ्रेंड्स। तो चलिए करते हैं फर्स्ट पर से वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो को जो सबसे प्रथम प्रश्न रहेगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की उपस्थिति और कर्मियों द्वारा गश्त की वास्तविक समय की निगरानी के लिए स्मार्ट ई विट प्रणाली शुरू किया है। तो यह फिर हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा हरियाणा राज्य, कि हरियाणा राज्य ने फिर पुलिस की उपस्थिति और कर्मियों द्वारा गश्त की वास्तविक समय निगरानी के लिए स्मार्ट ई विट प्रणाली शुरू किया गया। तो आइए पढ़े पॉइंट जानते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में पुलिस उपस्थिति और कर्मियों द्वारा गश्त की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक ऐप आधारित प्रणाली शुरू किया है जिस प्रणाली का नाम है स्मार्ट ई विट प्रणाली। तो यह ध्यान रखें कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये भी ध्यान रखें। बात हुई फ्रेंड्स हरियाणा के, तो हरियाणा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, हरियाणा के जो वर्तमान में राज्यपाल गवर्नर है वो बंडारू दत्तात्रेय है। ठीक है, हरियाणा में लोकसभा के 10 सीट है और राज्यसभा के 5 सीट है। तो यह भी ध्यान में रखें। हरियाणा के जो राजकीय पशु है वो काला हिरन है और हरियाणा के जो राजकीय पक्षी है फिर ब्लैक फ्रैंकुलिन है फिर, जो कि हरियाणा के राजकीय पक्षी है। ध्यान रखें। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? तो काले सागर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 2 राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में। तो यह ध्यान रखें कि आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। चलिए सेकंड प्रश्न कि किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया? तो यह फिर असम राज्य सरकार ने किया। फिर तो आइए पढ़े पहुंच जाते हैं कि असम के बराक घाटी को जल्द ही दूसरा वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा जिसमें राज्यपाल जगदीश मुखी बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के लिए प्रस्ताव को जो मंजूरी दे दिया। फिर तो बात हुई फिर असम के, तो असम के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा फिर जगदीश मुखी जो कि वर्तमान में राज्यपाल गवर्नर है। असम में जो जिलों की संख्या 33 यानी कि 33 है फिर असम में लोकसभा के 14 सीट है और राज्यसभा के 7 सीटें है। फिर तो यह ध्यान रखें। असम के जो राष्ट्रीय पशु है वो भारतीय गोंडा। फिर तो यह ध्यान रखिए। असम के जो राजकीय पक्षी है वो सफ़ेद पंखों वाली बतख है। फिर तो यह ध्यान रखें। देखिए फ्रेंड्स, अब असम के जो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं तो डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में स्थित है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी ओडेंग राष्ट्रीय उद्यान जो कि सभी असम राज्य में स्थित है। तो यह सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी विशेष करके ध्यान देंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया? तो यह ध्यान रखें। भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक जो कि बेंगलुरु शहर में शुरू किया गया। तो इसका आंसर बेंगलुरु शहर होगा। तो आइए पढ़े पॉइंट जानते हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने 22 जुलाई 2022 को बेंगलुरु में भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसे सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकारों वाले रोगियों को निदान, उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए लॉन्च किया गया है। तो यह मुख्य पॉइंट ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिनेश गुणवर्धन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो दिनेश गुणवर्धन ने फिर श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। तो देखिए पढ़े पढ़ जाते हैं कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन ने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। श्रीलंका के में दिनेश गुणवर्धन ने 22 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। फिर तो ध्यान रखें। श्रीलंका की जो वर्तमान में श्रीलंका जो राजधानी फिर वो कोलंबो है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। फिर तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह ध्यान रखें कि श्रीलंका के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है, जो कि वह जानते हैं कि श्रीलंका में जो अर्थव्यवस्था है अभी काफ़ी खराब हो चुका है। तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे गोतबाया राजपक्ष वो श्रीलंका देश छोड़ करके भाग गया है। तो श्रीलंका में जो वर्तमान में कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और रानी विक्रम सिंघे को नियुक्त किया गया। तो यह ध्यान रखें। गोतबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी नियुक्त किया गया। तो यह ध्यान रखें। वह वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर रहे हैं वर्तमान में, जो कि रानिल विक्रम सिंघे वित्त मंत्री के रूप में भी कार्यरत है। तो यह ध्यान रखेंगे। चलिए इससे पहले बता दें कि इससे पहले उन्होंने 1993 से 1994 और 2001 से 2004, 2015 से 2018 और 2018 से 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं, जो कि रानिल विक्रम सिंघे ने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 22 जुलाई 2022 को अपना पहला
टूर डी फ्रांस खिताब जीता है। जोनास विंगार्ड ने 24 जुलाई 2022 को अपना पहला टूर डी फ्रांस खिताब जीता है। तो इसका सेंस ध्यान रखें। डेनमार्क के जोनास विंगार्ड ने 24 जुलाई 2022 को अपना पहला टूर डी फ्रांस खिताब जीता है। इस जीत के साथ विंगार्ड 1996 में बर्नेस रिस के बाद टूर डी फ्रांस जीतने वाले पहले डेनिश राइडर बन गए। तो यह ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि बाब रेफाल्सन का जुलाई 2022 में निधन हो गया। उनकी टीवी श्रृंखला द मोंकीज के लिए उन्हें कब उत्कृष्ट कॉमेडियन श्रृंखला के लिए एमी पुरस्कार मिला था। इनको जो कि बाब रेफाल्सन का जुलाई 2022 में निधन हो गया, तो उनकी टीवी श्रृंखला द मोंकीज के लिए 1967 में एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइए पूरे पॉइंट जानते हैं। द मोंकीज के सह निर्माणकर्ता और फिल्म वाई इजी पीसेस के निर्देशक बॉब रेफाल्सन का जुलाई 2022 में निधन हो गया। रेफाल्सन ने मोंकीज और इसी नाम से टीवी श्रृंखला के सह निर्माण किया और 1967 में बट स्नाइडर के साथ उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला के लिए एमी पुरस्कार से सम्मानित किया। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो यह ध्यान रखें, करुण जैन है। ठीक है, करुण जैन ने, जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर है जिनके हाल ही में अपने क्रिकेट के सभी प्रारूपों के संन्यास के लिए घोषणा कर दिया है। ठीक है, और फिर बता दें मिताली राज भी, जो कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा के लिए अपना ऐलान कर दिया। ये भी ध्यान रखें। चलिए पहले पॉइंट जानते हैं करुण जैन के बारे में। देखिए, भारतीय महिला टीम के पूर्व विकेट कीपर करुण जैन ने 24 जुलाई 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया था। ठीक है, करुण ने अपने करियर के दौरान भारत, कर्नाटक, पांडिचेरी और दक्षिण क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उनके 8 अर्धशतक और 1 शतक और 44 एक दिवसीय और 5 टेस्ट मैच में 1100 से अधिक रन है। ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि जुलाई 2022 में कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सेंस कि अहमद नवाफ अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। देखिए, कुवैत के पूर्व सरकार के इस्तीफा देने के 3 महीने बाद अहमद अल सबा को कुवैत के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री शेख सबा अल खादिल ने अप्रैल 2022 में पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, बात हुई कुवैत के, तो कुवैत के जो राजधानी कुवैत शहर है। ठीक है, कुवैत का राजधानी जो मुद्रा है कुवैती दिनार है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? तो पुरुषों के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। तो इसका आंसर नीरज चोपड़ा का। आइए पहले पॉइंट जानते हैं। नीरज चोपड़ा ने 24 जुलाई 2022 को यूजिन यूएसए में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि इस जीत के साथ नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। ये विशेष करके इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देंगे, आपके एग्जाम में इस बार छपने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो जीता है कौशिक राजशेखर ने जीता है। तो इसका आंसर होगा कौशिक राजशेखर। कि कौशिक राजशेखर 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से जीता है। देखिए, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। ठीक है, उन्होंने ऊर्जा उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार जीता है। ठीक है, यह पुरस्कार रूस में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 3 दिसंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा? तब जो जम्मू फिल्म महोत्सव का जो दूसरा संस्करण है वो 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर दूसरा संस्करण होगा। ठीक है, तो आइए फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण 2022 से आयोजित किया जाएगा। यहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सितंबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी शीतकालीन राजधानी जम्मू में आयोजित किया गया था। ये भी मुख्य पॉइंट ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि बियॉन्ड द मिस्ट विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो आराधना जौहरी है। तो इसका आंसर होगा आराधना जौहरी।
बियॉन्ड द मिस्ट्री विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक है। ठीक है, तो यह जो पुस्तक है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में बियॉन्ड द मिस्ट्री विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक का अनावरण किया। इसे सेवानिवृत्त वरिष्ठ IAS अधिकारी आराधना जौहर ने लिखा है। यह जो पुस्तक लिखी गई है उत्तराखंड में मंदिरों के बारे में पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक राज्य शीर्ष रहा नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, तो तीसरे संस्करण था 2022 में, जो कि कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है। तो आइए इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ ने नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण के अपनी श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उन्हें नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जुलाई 2022 से भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक तोप सौंप दिया। तो यह जो देश का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक जो तोप है विक्रांत है। ठीक है, तो देखिए पर जानते हैं कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक तोप विक्रांत सौंप दिया। ठीक है, 262 मीटर लंबा विमान वाहक तोप जो कि देश में बनने वाली अब तक का सबसे बड़ा युद्ध तोप है। ठीक है, इसे कुल 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसका नाम है विक्रांत, जो कि देश में बनने वाले पहला स्वदेशी विमान वाहक तोप है। तो ध्यान रखें कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जो जीता है PV सिंधु ने। ठीक है, कि PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल स्पर्धा जीता है PV सिंधु ने। ठीक है, भारतीय शटलर PV सिंधु ने 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का अपना पहला महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, सिंगापुर ओपन के फाइनल में चीन की वांग झियू को हराकर सिंधु ने 2022 में 3 खिताब जीते हैं। स्विस ओपन, सैयद मोदी इंटरनेशनल और अब सिंगापुर ओपन जीता है। तीनों खिताब ध्यान रखें जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस दिन को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को प्रत्येक साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह दिवस हर साल उन लोगों को समर्थन देने को और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो पीड़ितों के अधिकारों के लिए अन्याय के खिलाफ अपना समर्थन देते हैं। ठीक है, तो देखिए 2022 के थीम है कि अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, जो कि 2022 के थीम है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में पुरुष की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। तो आइए पॉइंट जानते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कोरिया के चांगवन में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारत अब तक 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में सबसे आगे है। तो यह भी पॉइंट ध्यान में रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सर्बिया में आयोजित 15वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासिन किसने जीता है? तो वह आर प्रज्ञानंदा जीता है। तो युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने 16 जुलाई 2022 को सर्बिया के पैरासिन शहर में आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासिन का वो खिताब जो कि आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। चलिए जो आर प्रज्ञानंदा है वो यानी कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ष कि किस राज्य सरकार ने 15 जुलाई 2022 को स्वयं की पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू किया है? तो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 जुलाई 2022 को उत्तराखंड पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू किया है। पुलिस ऐप राज्य पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाला 5 ऑनलाइन सेवाओं का एक स्वीकार एकीकृत संस्करण है। ठीक है, इस ऐप को इमरजेंसी नंबर 112 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को भी जारी किया गया। तो यह ध्यान में बात हुई पर
उत्तराखंड के गुरमीत सिंह है फिर उत्तराखंड के राज्यपाल गवर्नर, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में मुख्यमंत्री है फिर, ठीक है। अब उत्तराखंड के 2 ठो राजधानी है गर्मियों के लिए, भराड़ी सैंड जो कि उत्तराखंड में गर्मियों की राजधानी है। अगर आपको पूछे कि शीतकालीन राजधानी तो वह देहरादून है फिर, या दोनों राजधानी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो साइंस पर दिया मिर्जा को, ठीक है, कि दिया मिर्जा को 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आइए पूरे पॉइंट जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह ध्यान रखें। उन्होंने पर्यावरणीय स्थिरता में उनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस पुरस्कार को प्रदान किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि 41वां बिला डी बेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो वह अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। तो इसका आंसर होगा कि अरविंद चिदम्बरम ने 41वां बिला डी बेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 जीता है, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम जुलाई 2022 में 41वें बिला डी बेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन जीता है, ठीक है, विजेता बने हैं, ठीक है। चिदम्बरम पूरे राष्ट्रीय चैंपियन भी है, तो यह ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस देश के मौसम कार्यकाल ने जुलाई 2022 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है? तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ने, ठीक है, कि यूनाइटेड किंगडम ने यूके के मौसम कार्यकाल ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है। उन्होंने क्योंकि तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है, ठीक है। रेड अलर्ट का मतलब है कि जीवन के लिए जोखिम और दैनिक दिनचर्या को बदलने की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब देखिए यूके में पहली बार 40 डिग्री के तापमान का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखें, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि 16 जुलाई 2022 को किस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो फिर जालौन, उत्तर प्रदेश के जालौन जिला में, ठीक है। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, ठीक है। 296 किलोमीटर 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 14,850 करोड़ की लागत से किया गया है, ठीक है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के मध्य से दिल्ली से जुड़ेगा, ठीक है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न कि 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में किस शहर को चुना गया? फिर टोक्यो शहर को चुना गया। तो इसका आंसर होगा टोक्यो, कि टोक्यो को 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर चुना गया था। देखिए पूरे पॉइंट बताते हैं। टोक्यो को 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में चुना गया। तो 2022 का जो आयोजन होना था वो यूएसए में आयोजन किया गया, ओरेगन में, ठीक है। मूल रूप से 2021 में आयोजन होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण यह वर्ष 1 और वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। पर यह ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो मुरली श्रीशंकर बने हैं। तो इसका आंसर होगा मुरली श्रीशंकर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन गए। तो ध्यान रखें, मुरली श्रीशंकर 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने अमेरिका के ओरेगन में चल रहे थे क्वालिफिकेशन राउंड में 8 मीटर की छलांग लगाई और दूसरे स्थान पर रहे हैं, ठीक है। अंजू बाबी जॉर्ज विश्व चैंपियनशिप लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थी, ठीक है। और पेरिस में 2003 के संस्करण में आयोजित कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी थी। ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखेंगे बस, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग 2022 में नंबर 1 रैंक हासिल किया? तो फिर जसप्रीत बुमराह ने, ठीक है। फिर तो आइए फटे पॉइंट जानते हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग 2022 में पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। उन्होंने 12 जुलाई 2022 को
वर्ल्ड क्रिकेट मैदान पर पहले वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ 19 रन देकर के 6 विकेट के शानदार प्रदर्शन के बाद यह उपलब्धियां हासिल किया। तो यह ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर नई दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क का विकसित किया जा रहा था। इसका आंसर नई दिल्ली होगा। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसको अपना महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। तो जय भट्टाचार्य को। ठीक है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स ने जय भट्टाचार्य को अपना महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न कि स्पेस टेक स्टार्टअप अगिनकुल कास्कम ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है। तो यहाँ पर चेन्नई में। ठीक है, 13 जुलाई 2022 को स्पेस टेक स्टार्टअप अगिनकुल कास्कम ने चेन्नई में 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन बनाने वाले भारत के पहले कारखाने का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत क्या है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक 135 नंबर है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत में कुल 146 देशों में से भारत 135वें स्थान पर है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा 13 जुलाई 2022 को जारी किया गया है। ठीक है, आइसलैंड ने वर्ष 2022 के लिए सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो यह भी ध्यान रखें। 2021 में भारत सूचकांक पर कुल 156 देशों में से 140वें स्थान पर था। फिर से यह सूचकांक पहली बार 2006 में जारी किया गया था। यह सभी पॉइंट ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए सभी विशेष प्रकार के पॉइंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस दिन को प्रसिद्ध नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की 109वीं जयंती के रूप में मनाई जाती गई है। तो 13 जुलाई को। तो प्रसिद्ध नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की 109वीं जयंती 13 जुलाई 2022 को मनाई गई। ठीक है, नेपाली भाषा की आधारशिला रखने के लिए उन्होंने आदि कवि के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, वह महान महाकाव्य रामायण का संस्कृत में से नेपाली में अनुवाद करने वाले पहले लेखक थे। ठीक है, जो कि जिनका नाम है कवि भानुभक्त। ठीक है, जिनका 13 जुलाई को 109वीं जयंती मनाई गई। फिर से मुख्य पॉइंट ध्यान दें। अब उनकी जयंती को भानु जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम की रैंक क्या है। तो पुरुष क्रिकेट टीम के तीसरे स्थान पर है आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग में। तो देखिए भारत जुलाई 2022 के लिए आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग पाकिस्तान को पछाड़कर 108 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, न्यूजीलैंड 127 रेटिंग अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर कायम है, जबकि इंग्लैंड 122 के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत के पूछे तो तीसरे स्थान पाकिस्तान पर चौथे नंबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो मुस्तफिजुर रहमान को। ठीक है, कि मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए। तो इसका आंसर ध्यान रखें। बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया। ठीक है, और नए उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे। तो यह भी ध्यान रखेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जे सिंह है। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक के लेखक है जो जे सिंह है। तो 12 जुलाई 2022 को द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है, इसे अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेना अध्यक्ष जे सिंह के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक जिस पुस्तक का नाम है द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो यह द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे को भारत में पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा गुरुग्राम से जोड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर प्रिंट्स में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो फिर भगवानी देवी डागर ने जीता। तो इसका आंसर भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स
चैंपियनशिप 100 मीटर स्प्रिंट्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो देखिए 54 वर्षीय भागवानी देवी डागर ने 10 जुलाई 2022 को फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट्स में स्वर्ण पदक जीता है। तो मुख्य पॉइंट ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत ने मानवा बहरीन में एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कितने पदक जीते हैं? तो 4 स्वर्ण सहित 22 पदक जीते हैं भारत ने मानवा बहरीन में एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप है। तो आइए पहले पॉइंट जानते हैं। भारत ने मानवा बहरीन में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित 22 पदक जीते हैं। ठीक है, 4 स्वर्ण पदकों के अलावा भारत ने इस आयोजन में 9 रजत और 9 कांस्य पदक भी जीते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ष। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में हरियाली महोत्सव का शुभारंभ किया? तो यह फिर नई दिल्ली में किया गया। तो इसका सही फिर नई दिल्ली होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव ने 8 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का वृक्ष महोत्सव के रूप में शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर इसके किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षक समागम का उद्घाटन किया? फिर वाराणसी में किया है। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षक समागम का उद्घाटन किया है। ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में बांग्लादेश तथा किस देश के बीच नौसेना अभ्यास बांगो सागर का आयोजन किया गया है? भारत तथा बांग्लादेश के बीच हाल ही में नौसेना अभ्यास बांगो सागर का आयोजन किया गया। तो इसका सही प्रश्न भारत होगा। देखिए हाल ही में भारत तथा बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बांगो सागर का आयोजन किया गया है। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त परिचालन कौशल को विकसित करना, जो कि मुख्य उद्देश्य है इस योजना जो कि बांगो सागर अभ्यास का। ठीक है, फिर देखिए फिर अब बात हुआ फिर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति बांग्लादेश का अब्दुल हामिद है। टाका मुद्रा फिर से बांग्लादेश के, यह ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका 2022 में थीम है कि हमारे पर्यावरण के लिए खतरा 2022 के थीम है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में कहाँ पर विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर गांधीनगर में किया गया। तो इसका सही पर गांधीनगर होगा कि गांधीनगर पर विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो आइए पूरे पॉइंट जानते हैं। 28 मई को गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया संयंत्र है जो कि गांधीनगर के काकोल में लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अंगोला के सबसे लंबे समय तक कार्यरत राष्ट्रपति का जुलाई 2022 में निधन हो गया। इसका जो नाम है जोस एडुआर्डो डास सांटोस, जो कि इनका नाम है, जिनका हाल ही में अंगोला के राष्ट्रपति थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। अंगोला के सबसे लंबे समय तक कार्यरत राष्ट्रपति। तो आइए बड़े पॉइंट जानते हैं। अंगोला के सबसे लंबे समय तक कार्यरत राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डास सांटोस का 8 जुलाई 2022 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, वह 1979 से 2017 तक अंगोला के राष्ट्रपति रहे। अब वो बात हुआ है अंगोला के, तो अंगोला की जो मुद्रा है राजधानी है लुआंडा, अंगोला का राजधानी है। वहाँ का मुद्रा अंगोला क्वांजा है। ठीक है, वर्तमान में जो वहाँ के राष्ट्रपति है वो जुआओ है। वहाँ का जो आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए। तो फिर भुवनेश्वर कुमार बन गए, जो कि T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले भुवनेश्वर कुमार गेंदबाज बन गए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बांधा है, भुवनेश्वर कुमार T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए। ठीक है, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में यह उपलब्धियां हासिल किया है। और रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं क्रिकेट से संबंधित। रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में लगातार 13 T20 जिताने वाले पहले कप्तान बने। यह ध्यान रखिए। जसप्रीत बुमराह ने 2 जुलाई 2022 को एक टेस्ट क्रिकेट मैच में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाए। देखिए पहले पॉइंट बताते हैं कि पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के इतिहास में 700 चौका लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो यह भी ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जापान सरकार द्वारा
ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह नारायण कुमार को सम्मानित किया गया। तो आइए पूरे पूरा जानते हैं। चेन्नई स्थित सन सागर ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया। ये मुख्य पॉइंट ध्यान में रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के नए यानी कि 29वें प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना के 29वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए। पर तो आइए पूरे पॉइंट जानते हैं। 1 अप्रैल 1895 को थल सेना की स्थापना हुआ पर नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। थल सेना दिवस जो कि प्रत्येक साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना के जो वर्तमान में नए उप प्रमुख बने हैं वो BS राजू, जिनका पूरा नाम है बगवली सोमशेखर राजू। फ्रेंड्स ठीक है, बगवली सोमशेखर राजू, BS राजू का पूरा नाम है, जो कि थल सेना के नए उप प्रमुख भी नियुक्त हुए। फ्रेंड्स ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न 48 नंबर की। भारत के नए यानी कि 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी जिसे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, तो कौन है? तो भारत के जो नए 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं वो फिर राजीव कुमार बने हैं। तो इसका सेंस फिर राजीव कुमार भारत के नए 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप शॉर्ट में UPSC के नाम से जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इसका इंग्लिश में फुल होता है, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग होता है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक यानी कि UPSC के नए चेयरमैन अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो बात हुआ पर UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में नए अध्यक्ष नियुक्त हुए UPSC का। बस ठीक है, चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर सुमन केवेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने। तो आइए पहले पॉइंट जानते हैं। राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे, जिनका स्थान लिया है डॉक्टर सुमन केवेरी ने। ठीक है, तो देखिए राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे। 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था, इसके बाद अरविंद पनगडिया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। तो यह ध्यान में बात हुआ नीति आयोग के। तो नीति आयोग के जो फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि इंग्लिश में होता है। अगर हिंदी में पूछे आपसे तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जो कि इसका हिंदी में होता है। 1 जनवरी 2015 को जो कि इसका स्थापना किया गया था नीति आयोग का। पहले इसका नाम था योजना आयोग। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिएगा। फिर तो यह पॉइंट ध्यान में रखें। अब देखिए नीति आयोग का जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष वही होता है जो देश के प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के वर्तमान में प्रधान में। तो देखिए नीति आयोग का नए CEO भी नियुक्त किया गया। तो परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग का नए CEO भी नियुक्त हुए। फिर तो ये भी ध्यान रखें। चलिए फिर इस वीडियो का जो सबसे लास्ट प्रश्न था, जो कि टॉप 50 करंट से फिर इस वीडियो में रखे थे, जो आपके एग्जाम के लिए सही प्रश्न काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं बंद करते हैं। अगर सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करने में आपको कुछ देना नहीं पड़ता। सही प्रश्न का लेवल कैसा है एक कमेंट सेक्शन में लिखें। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में। चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।